कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के, क्लासिकल सिस्टम के। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आती है MI RI इज इक्वल टू FI ये एक्सटर्नल फोर्स प्लस ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह देते हैं। ओके, सो मैकेनिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके पॉसिबल हो सकती हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वन मेयरली सब्स्टिट्यूट द वेरियस फोर्स एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल्स, ठीक है, एंड ग्रेन आउट द आंसर। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम फिजिकल स्टैंड पॉइंट द व्यू इज ओवर सिंप्लीफाइड। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, it may be necessary to take into the account some kind of the constraints that limits the motion. Okay, हमने एक ऑलरेडी कंस्ट्रेंट की बात कर ली है पिछली वीडियो में, वो क्या है? रिजिड बॉडी, ठीक है। तो वेयर द what was the constraint? The constraint was the particle distance, interparticle distance was fixed. Better to write RIG only because it is a distance. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रिजिड बॉडी के डेफिनेशन वाइज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की बात हम कर चुके हैं, इट्स रिमेन अनचेंज। तो अदर एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम वीडियो में कुछ और कंस्ट्रेंट्स भी देखेंगे। जैसे कि हम देखें द बीट्स ऑफ एन अबाकस, सभी लोगों ने अबाकस देखा होगा बचपन में ना। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स टू अ वन डायमेंशनल मोशन। बीट्स ऐसे लगे होते हैं ना, अबाकस पे ऐसे लगे होते हैं, ये वन डायमेंशन में करेंगे एंड दी इट इज सपोर्टेड बाय वायर्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं और कंस्ट्रेंट दें ले, तो अगर आप एक वॉल्यूम ले लें, इसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, तो ये भी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि वॉल्स कंस्ट्रेंट्स हैं, वेसल की जो वॉल्स हैं, जो गैस है वो सिर्फ वेसल के अंदर रह सकती है, बाहर नहीं। अगर हम कहें कि ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, तो क्या ये कंस्टेंट होगा? यस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कैन मूव ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ओके, और इन द एक्सटीरियर रीजन ऑफ द स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं, इसके अंदर एंटर नहीं करेगा पार्टिकल, इससे सम काइंड ऑफ द कंस्ट्रेंट। तो हम थोड़ा मैथमेटिकली और एनालिटिकली से देखेंगे क्या है कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स को हम क्लासीफाई ऐसे कर सकते हैं, इफ द कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड और in this form of the equation, then the constraints are known as the holonomic constraint. अगर कोई भी इक्वेशन हम लिख पाए ऐसी, ठीक है, सारे पार्टिकल से कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करके, तो ऐसा कंस्ट्रेंट जो है हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहलाता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट का वो है रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी में आपने देखा ऑलरेडी कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ एक आप RI मान रहे हो, यहाँ आप RJ मान रहे हो, तो आप देख सकते हो कि RI माइनस RJ स्क्वायर इज इक्वल टू CIJ स्क्वायर, है ना। ये रेडियस हो गई, CIJ इज द रेडियस। ये काइंड ऑफ द कंस्टेंट हो गया, है। तो हॉलोनोमिक कंस्टेंट गए, क्यों जीरो क्यों आ रहा है? आप देखो गौर से इसे, जीरो आ रही है इक्वेशन ना,
इसकी जैसी, ठीक है। तो ये पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग एनी कर्व ऑन ए गिवन सरफेस इज अनदर काइंड ऑफ द हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट, ओके, with the equation defining the curve or surface acting as the equation of the constraints. देखिए एक बात ध्यान रखिए, constraints not expressible in the fashion or called the non-holonomic. अगर ऐसा नहीं आ पा रहा है बाई चांस, ये नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया, नॉन हॉलोनोमिक हो गया। जैसे द वॉल्स ऑफ ए गैस कंटेनर कंस्टिट्यूट ए नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, और द कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व एक द एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज ऑल्सो नॉन हॉलोनोमिक। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खाली इक्वल टू जीरो नहीं होगा। हॉलोनोमिक कब होगा? जब हमारी कंडीशन है कि सिर्फ सरफेस पे मूव कर रहा है, सिर्फ सरफेस पे ही मूव कर रहा है, और हम कहें कि सरफेस के बाहर कहीं और भी जा सकता है, वो उड़ भी सकता है, इधर जा सकता है, तो नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट हो गया। ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओके। Thus, in a gravitational field, a particle placed on the top of the sphere will slide down the surface part, okay, of the away, और ये नीचे भी गिर सकता है ऐसे ना। ओके, सो कंस्ट्रेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स कंटेन्स एज अ टाइम एक्सप्लिसिटली और नॉट एक्सप्लिसिटली। तो अगर एक्सप्लिसिटली टाइम आ रहा है तो उन्हें कंस्ट्रेंट को हम बोलते हैं रियोनॉमस। ये सिर्फ नाम है, एग्जाम्पल भी बता देंगे। और अगर टाइम नहीं आ रहा तो उसे बोल नॉट एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व द टाइम, तो उसे बोलेंगे सिलरानॉमस, ठीक है। जैसे कि बीड स्लाइडिंग ऑन ए रिजिड कर्व्ड वायर, एक बीड इस पे कर्व्ड वायर पे स्लाइड हो रहा है। ए बीड स्लाइडिंग ऑन ए रिजिड कर्व्ड वायर फिक्स इन ए स्पेस इज नोन एज द सिलरानॉमस कंस्ट्रेंट। इफ द वायर इज मूविंग, अब वायर भी मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर फैशन में, तब ये रियोनॉमस हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट हो गया ना। इफ द वायर मूव्स, है ना, एज ए रिएक्शन टू द बीट्स मोशन, अगर बीट के चलने की वजह से वायर मूव कर रहा है, तो टाइम डिपेंडेंसी जो कि कंस्ट्रेंट्स पे, तब इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स पे एंटर कर जाएगी, एंड इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व्ड वायर, ओके। तो ओवरऑल जो कंस्ट्रेंट रहेगा वो सिलरानॉमस ही रहेगा। अगर हम कह रहे हैं इसकी वजह से इसमें कुछ मोशन आ भी रहा है, तो भी वो रियोनॉमस नहीं होगा, वो सिलरानॉमस ही होगा, ओके। तो कंस्ट्रेंट्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ द डिफिकल्टी इन द सॉल्यूशन ऑफ द मैकेनिक्स प्रॉब्लम, ओके। पहले क्या है, जो आर आई है, कोऑर्डिनेट हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने जरूरी नहीं है। थोड़ा ना कि इंडिपेंडेंट ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि क्यों, वो इक्वेशन से कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड है तो इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, ठीक है। तो सारा के सारा ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट भी तो होते हैं। एग्जाम्पल, फोर्स दैट वायर एक्सर्ट ऑन द बीड, ठीक है, ये सब भी है। और द वॉल ऑन द गैस पार्टिकल, जो वॉल की बात कर रहे थे, तो वॉल जो गैस पार्टिकल जो फोर्स लगा रही है वो भी तो कंस्ट्रेंट है, ठीक है। दे आर अमॉन्ग द अननोन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंडीड इम्पोजिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम is simply another method of stating that there are forces present in the problem that cannot be specified directly. लेकिन बाद में हम उन्हें सॉल्व कर लेते, निकाल लेते हैं, ठीक है।
विद द हेल्प ऑफ द इफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की बात हो गई। इन द केस ऑफ हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट जो पहली डिफिकल्टी हमारे सामने आती है वो आती है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम सिंपल कंस्ट्रेंट की बात करें तो हॉलोनोमिक ही, तो हॉलोनोमिक की बात करेंगे तो पहली डिफिकल्टी वहाँ आती है इंट्रोडक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि अभी तक तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करी है, अब ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में सारा का सारा काम आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे ही करेंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम, ये चीज़ बार बार आपके सामने यूज़ होंगी और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।